Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारतीय राज व्यवस्था के एक बेहद अहम हिस्से पर बात करेंगे। हाँ, जो अक्सर शायद उतना नजर में नहीं आता। बिल्कुल। भारत का विधि आयोग यानी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए, यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि ये आयोग मतलब कैसे काम करता है। हाँ, इसकी संवैधानिक या कानूनी स्थिति क्या है और देश में कानून सुधारों यानी लॉ रिफॉर्म्स को दिशा देने में इसकी भूमिका क्या रही है, ये सब कुछ। बिल्कुल। और विधि आयोग की यात्रा भी आप देखें तो काफी लंबी और दिलचस्प रही है। स्वतंत्रता से पहले भी इसकी जड़ें थीं। हाँ, थी। और आज़ादी के बाद से अब तक तो कई आयोग बन चुके हैं। तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये आयोग क्यों बना, इसकी संरचना कैसी होती है, और ये भी कि क्या इसकी सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी हैं या नहीं। ये सारे पॉइंट्स प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण हैं। करने का तरीका और भारतीय कानूनी व्यवस्था पर इसका क्या असर रहा है, इसको बारीकी से समझना, खासतौर पे यूपीएससी परीक्षा के नजरिए से। हाँ, हम देखेंगे कि लक्ष्मीकांत में इस अध्याय से जुड़े कौन से पहलू प्रीलिम्स और मेंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो चलिए इस विषय को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इसके इतिहास और स्थापना से। यूपीएससी मेंस के लिए यहाँ एक सवाल बन सकता है। हाँ, बिल्कुल बन सकता है कि स्वतंत्रता पूर्व विधि आयोगों की जो विरासत थी, उसने स्वतंत्र भारत में कानूनी सुधारों की नींव कैसे रखी, और फिर आजादी के बाद एक नए विधि आयोग की जरूरत क्यों महसूस हुई। इसका विश्लेषण जरूरी है। हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, भारत में विधि आयोगों का इतिहास तो ब्रिटिश काल से जुड़ा है। अगर हम स्रोतों को देखें तो पहला विधि आयोग 1834 में लॉर्ड मकाले की अध्यक्षता में। हाँ, लॉर्ड मकाले, ये वही नाम है जो इंडियन पीनल कोड से जुड़ा है। बिल्कुल। इसके बाद 1853, 1861 और फिर 1879 में भी विधि आयोग बने। हाँ, 4 बने थे आजादी से पहले। इन शुरुआती आयोगों का मुख्य काम क्या था? भारत में जो कानून लागू थे उनको संहिताबद्ध करना, मतलब कॉडिफाई करना, उनको व्यवस्थित करना, एकरूपता लाना। हाँ बिल्कुल। इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सब महत्वपूर्ण कानून इन्हीं शुरुआती आयोगों की ही देन है एक तरह से। तो कह सकते हैं कि इन्होंने भारत में एक आधुनिक व्यवस्थित कानूनी ढांचे की नींव रखी थी। बिल्कुल, नींव तो रखी थी। और हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट है कि स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग साल 1955 में बना था। अच्छा, 1955 में? हाँ, 1955। और इसके पहले अध्यक्ष थे श्री MC सेतलवाड़। MC सेतलवाड़, जो उस समय भारत के अटॉर्नी जनरल थे। अच्छा। इस पहले आयोग का कार्यकाल 3 साल का था। ये अक्सर प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है, पहले अध्यक्ष कौन थे या कब बना। सही कहा। 1947 में आजादी मिली, फिर 1950 में संविधान लागू हुआ। इसके बाद तो भारत का पूरा कानूनी और राजनीतिक माहौल ही बदल गया पूरी तरह से। अब हमारे पास अपना संविधान था जिसमें मौलिक अधिकार थे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत थे, जिनका उद्देश्य भारत को एक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट बनाना था, सामाजिक आर्थिक न्याय देना था। बिल्कुल। ऐसे में ब्रिटिश काल के बहुत से कानून ना सिर्फ पुराने पड़ रहे थे, बल्कि वो संविधान की नई भावना और जरूरतों के हिसाब से भी ठीक नहीं बैठ रहे थे। हाँ, तो संसद के अंदर भी और बाहर भी जो विशेषज्ञ थे, नेता थे, उन्होंने महसूस किया कि इन कानूनों की समीक्षा हो, उन्हें बदला जाए या सुधारा जाए। और इसके लिए एक स्थायी संस्था चाहिए। हाँ, एक स्थायी संस्था की जरूरत है। इसी पृष्ठभूमि में 1955 में पहले विधि आयोग का गठन किया गया। यहाँ एक और संवैधानिक पहलू है जो प्रीलिम्स के लिए खास तौर पर ध्यान देने लायक है। संविधान का अनुच्छेद 372। हाँ, आर्टिकल 372। ये कहता है कि संविधान लागू होने से पहले के जो भी कानून हैं, वो तब तक लागू रहेंगे जब तक संसद या राज्य विधानमंडल उन्हें बदल ना दे या निरस्त रिपील न कर दे। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रिटिश काल के हजारों कानून आजादी के बाद भी चलते रहे। हाँ, वो तो जारी रहे। अब इन कानूनों को संविधान की कसौटी पर परखना, उनकी समीक्षा करना और जरूरत के हिसाब से बदलाव सुझाना, ये विधि आयोग की स्थापना का एक बहुत बड़ा कारण बना। सही। और जैसा कि स्रोत बताते हैं, अब तक मतलब 2024 तक कुल 22 विधि आयोग गठित हो चुके हैं। 22? हाँ, 22।
जो दिखाता है कि कानून सुधार एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी रुकती नहीं। सही बात है। चलो अब देखते हैं कि आयोग की प्रकृति मतलब नेचर क्या है और इसकी संरचना कॉम्पोजिशन क्या है। ये मेंस के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल। यहाँ एक और सवाल बन सकता है, जैसे कि विधि आयोग की गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक प्रकृति। शुरू में तो ये गैर सांविधिक ही था। हाँ, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना था। और इसकी जो सलाहकार भूमिका है वो इसकी सिफारिशों के प्रभावी कार्यान्वयन को मतलब इम्प्लीमेंटेशन को किस हद तक प्रभावित करती है, इसकी विवेचना कीजिए। ये बहुत अच्छा एनालिटिकल सवाल है मेंस के लिए। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि विधि आयोग ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसे चुनाव आयोग या यूपीएससी। हाँ वैसा नहीं है, और ना ही यह शुरुआत में एक स्टैच्यूटरी बॉडी था। स्टैच्यूटरी बॉडी मतलब जो संसद के किसी कानून, किसी एक्ट से बनी हो। बिल्कुल। विधि आयोग की स्थापना 1955 में सरकार के एक कार्यकारी आदेश, एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन या ऑर्डर से हुई थी। सरकार के फैसले से। हाँ, मतलब सरकार ने अपने एक फैसले से इसे बनाया, संविधान या संसद के कानून ने नहीं। हालांकि जैसा स्रोत में लिखा है, समय समय पर जो आयोग बनते रहे उन्हें सरकार कार्यकारी आदेश से ही स्थापित करती रही है। हाँ, ये परंपरा बन गए। इसका सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ता है कि विधि आयोग की जो सिफारिशें हैं वो सरकार के लिए बाध्यकारी मतलब बाइंडिंग नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये केवल सलाहकार, एडवाइजरी नेचर की हैं। सरकार इन्हें माने या ना माने वो स्वतंत्र है। यहाँ एक दिलचस्प बात और है कि आयोग की संरचना, कंपोजिशन, वो भी फिक्स्ड नहीं होती। अच्छा। हाँ, ये हर आयोग के गठन के साथ थोड़ी बदल सकती है, लेकिन आमतौर पर एक पैटर्न सा बन गया है। क्या पैटर्न है वो? इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होते हैं, फुल टाइम चेयरमैन। अक्सर ये सुप्रीम कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज होते हैं या किसी हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस। ठीक है। इनके अलावा कुछ फुल टाइम मेंबर्स और कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। इनमें कानून के जाने माने विशेषज्ञ, प्रोफेसर्स या वकील हो सकते हैं। अच्छा, एक्सपर्ट्स होते हैं। हाँ, और एक मेंबर सेक्रेटरी भी होते हैं जो आमतौर पर भारत सरकार के विधि मंत्रालय के कोई वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। तो मतलब इसमें कानूनी और न्यायिक विशेषज्ञता का अच्छा मिश्रण होता है। हाँ बिल्कुल, ये संरचना यही सुनिश्चित करती है। करंट अफेयर्स के लिहाज से कोई अपडेट है इस पर? हाँ, एक अपडेट है जो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। 22वां विधि आयोग जो अभी कार्यरत है वो 21 फरवरी 2020 को 3 साल के लिए बना था। 2020 में? हाँ, इसका कार्यकाल 20 फरवरी 2023 को खत्म हो रहा था, लेकिन सरकार ने 22 फरवरी 2023 को इसके कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया। अच्छा, एक्सटेंशन मिला है? हाँ, 31 अगस्त 2024 तक। और जस्टिस ऋतुराज अवस्थी सेवानिवृत्त इसके अध्यक्ष हैं। ये तथ्य हाल की परीक्षाओं के लिए रेलेवेंट हो सकता है। ठीक है। जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, 22वां आयोग, 31 अगस्त 2024 तक। नोट कर लिया। लेकिन यहाँ एक बहस का मुद्दा उठता है जो अक्सर मेंस के उत्तरों में क्रिटिक के तौर पर लिखा जाता है। क्या? कि क्या इसकी ये सलाहकार प्रकृति इसे शक्तिहीन नहीं बना देती? कई बार इसे टूथलेस टाइगर कहा जाता है। मतलब दांत तो हैं पर काट नहीं सकता। बिल्कुल, सिफारिश करने की शक्ति तो है, लेकिन उन्हें लागू करवाने की कोई शक्ति नहीं। अगर सरकार सिफारिशों पर ध्यान ही ना दे तो आयोग की सारी मेहनत तो बेकार जा सकती है ना? ये एक बहुत जायज चिंता है और विधि आयोग की प्रभावशीलता पर हमेशा सवाल उठते भी रहे हैं। ये सच है कि क्योंकि सिफारिशें बाइंडिंग नहीं हैं, उनका लागू होना बहुत हद तक सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल पर निर्भर करता है। और कई बार महत्वपूर्ण सिफारिशें भी सालों तक ठंडे बस्ते में पड़ी रहती हैं। हाँ, ये भी सच है। लेकिन हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। विधि आयोग जो अपनी विस्तृत रिसर्च, विशेषज्ञों के साथ परामर्श और गहन विश्लेषण के आधार पर रिपोर्ट तैयार करता है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। हाँ, वो रिपोर्ट्स कानूनी सुधारों के लिए एक मजबूत बौद्धिक आधार, एक इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन देती हैं। ये पब्लिक होती हैं, जिससे अकादमिक जगत, मीडिया, सिविल सोसाइटी में बहस शुरू होती है। और सरकार पर एक तरह का नैतिक दबाव बनता है। बिल्कुल। कई महत्वपूर्ण कानूनों में संशोधन या नए कानूनों का पन्ना विधि आयोग की सिफारिशों से ही प्रेरित हुआ है, भले ही उन्हें शब्दशः लागू ना किया गया हो। हाँ, ये भी सही है, प्रेरणा तो मिलती है। तो इसे पूरी तरह शक्तिहीन कहना भी शायद ठीक नहीं होगा। मान सकते हैं। अब आते हैं आयोग के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर, इसके कार्य, फंक्शंस और भूमिका, रोल। इस पर भी मेंस में सीधा सवाल बन सकता है। हाँ, जैसे भारत में कानूनी सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में विधि आयोग की भूमिका का
आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। इसकी प्रमुख उपलब्धियां और इसके सामने आने वाली चुनौतियां क्या हैं? अच्छा प्रश्न है। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया, विधि आयोग का मुख्य काम है कानून सुधार, लॉ रिफॉर्म। ये भारत सरकार के एक स्वतंत्र थिंक टैंक की तरह काम करता है, जिसका उद्देश्य है भारतीय कानूनी प्रणाली को लगातार बेहतर बनाना, सरल बनाना और आम आदमी के लिए सुलभ बनाना। इसके मुख्य कार्य क्या हैं? से कानूनों को हटाने का सुझाव देना जिनकी अब जरूरत नहीं है। इसे कानूनों की वीडिंग आउट प्रक्रिया भी कहते हैं। अच्छा, वीडिंग आउट, ठीक है। तीसरा, मौजूदा कानूनों में संशोधन का सुझाव देना, जरूरत के हिसाब से वर्तमान कानूनों में बदलाव की सिफारिश करना। चौथा, नए कानून बनाने का प्रस्ताव देना, देश की बदलती सामाजिक आर्थिक स्थितियों और जरूरतों को देखते हुए नए कानूनों का मसौदा तैयार करना या सुझाव देना। और पांचवा, सरकार द्वारा सौंपे गए विषयों पर राय देना। कई बार सरकार खुद किसी खास मुद्दे पर, जैसे समान नागरिक संहिता पर या चुनावी सुधारों पर, विधि आयोग से रिपोर्ट मांगती है। हाँ, ये तो होता है। अब देखते हैं कि लक्ष्मीकांत में इसके स्पेसिफिक काम क्या सूचीबद्ध हैं। हाँ, बताइए। पहला, उन कानूनों की पहचान करना जिनकी अब आवश्यकता नहीं है या जो अप्रासंगिक हो गए हैं और जिन्हें तुरंत या धीरे धीरे निरस्त किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा, उन कानूनों की पहचान करना जो वर्तमान लक्ष्यों के अनुरूप तो हैं, लेकिन उनमें संशोधन या सुधार की जरूरत है। तीसरा, उन कानूनों की पहचान करना जिन पर नए कानून बनाने या उन्हें मौजूदा कानूनों में शामिल करने पर विचार किया जाना चाहिए। नए कानून। चौथा, उन कानूनों पर विचार करना और सुझाव देना जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों DPSPs को लागू करने और संविधान की प्रस्तावना प्रीएम्बल में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जरूरी हो सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। पांचवा, कानून और न्यायिक प्रशासन से संबंधित किसी भी विषय पर विचार करना जो सरकार विधि और न्याय मंत्रालय के माध्यम से इसे भेजें। सरकार द्वारा रेफर किया गया कोई मामला। गरीब लोगों की सेवा में कानून और कानूनी प्रक्रिया का उपयोग कैसे किया जा सकता है, इस पर विचार करना और सुझाव देना। जी। मतलब लीगल एड जैसा कुछ। एक्सेस टू जस्टिस। बिल्कुल। और सातवां, कानूनों को सरल बनाने और उनमें जो विसंगतियां हैं, अस्पष्टताएं हैं, असमानताएं हैं, उन्हें दूर करने के लिए मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना। तो कार्यक्षेत्र तो काफी व्यापक है इसका। बहुत व्यापक है। बिल्कुल। और यहाँ एक खास बात ये भी है कि विधि आयोग का काम सिर्फ तकनीकी कानूनी सुधार तक ही सीमित नहीं रहता। हाँ, ये सामाजिक न्याय से भी जुड़ा है। हाँ, ये अक्सर संविधान के मूल सिद्धांतों, खासकर मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस से जुड़े मुद्दों पर भी बहुत महत्वपूर्ण सिफारिशें देता है। जैसे महिलाओं के संपत्ति का अधिकार, बाल विवाह, हिरासत में हिंसा, पर्यावरण संरक्षण, विकलांगों के अधिकार, मानवाधिकारों का संरक्षण, इन जैसे कई सामाजिक मुद्दों पर विधि आयोग ने महत्वपूर्ण रिपोर्टें दी हैं। हाँ, दी है। इस तरह ये सीधे सीधे शासन, गवर्नेंस और संवैधानिक मूल्यों, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को मजबूत करने का काम करता है। ये सिर्फ कानून के शब्दों को नहीं बदलता, बल्कि कोशिश करता है कि कानून की आत्मा संविधान के आदर्शों के अनुरूप हो। ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है ना? हाँ। तो इस पूरी चर्चा के आधार पर यूपीएससी परीक्षा के लिए कुछ मुख्य बातें संक्षेप में दोहरा लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। पहले प्रीलिम्स टेकअवेज ले लेते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स टेकअवेज। पहला, स्वतंत्रता पूर्व विधि आयोग 1834, अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले। 1834 मकाले। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955, अध्यक्ष MC सेतलवाड़, जो उस समय अटॉर्नी जनरल थे। 1955 सेतलवाड़। स्थापना की प्रकृति कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, सरकार के कार्यकारी आदेश, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से स्थापित। एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन। सिफारिशों की प्रकृति सलाहकार, एडवाइजरी, सरकार पर बाध्यकारी नहीं। एडवाइजरी, नॉन बाइंडिंग। संरचना फिक्स नहीं है, पर आमतौर पर एक अध्यक्ष, रिटायर्ड जज प्लस फुल टाइम पार्ट टाइम सदस्य प्लस सदस्य सचिव होते हैं। ठीक है। वर्तमान स्थिति 22वां विधि आयोग कार्यरत है। कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया है। अध्यक्ष जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। 22वां 2024 तक जस्टिस अवस्थी। संवैधानिक संदर्भ आर्टिकल 372, जो संविधान पूर्व कानूनों को जारी रखने का प्रावधान करता है, जिससे उनकी समीक्षा जरूरी हो जाती है। आर्टिकल 372। ये थे प्रीलिम्स पॉइंट्स। अब मेंस टेकअवेज, मतलब विश्लेषणात्मक बिंदु। हाँ, मेंस के लिए क्या ध्यान रखें? पहला, भूमिका, रोल। विधि आयोग भारत की कानूनी व्यवस्था को आधुनिक बनाने, सरल करने और सबसे महत्वपूर्ण संविधान के आदर्शों के अनुरूप ढालने में एक महत्वपूर्ण थिंक टैंक की भूमिका निभाता है।
खासकर प्रस्तावना और डीएसपीज में जो सामाजिक आर्थिक न्याय की बात है। थिंक टैंक फॉर लॉ रिफॉर्म। दूसरा प्रभाव इम्पैक्ट। इसकी सलाहकार प्रकृति एक सीमा जरूर है और सिफारिशों का कार्यान्वयन इम्प्लीमेंटेशन वो पॉलिटिकल विल पर निर्भर करता है, जो एक प्रमुख चुनौती है। ये चुनौती वाला पॉइंट जरूर लिखना चाहिए। हाँ, इसके बावजूद आयोग की विस्तृत रिपोर्टों और सिफारिशों ने पिछले कई दशकों में अनेक महत्वपूर्ण कानूनी सुधारों, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स को प्रेरित और प्रभावित किया है। तीसरा महत्व, सिग्निफिकेंस। ये संस्था कानूनों के निरंतर समीक्षा और समाज की बदलती जरूरतों के प्रति कानूनी प्रणाली को उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिव बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ये कानूनी सुधार पर एक सतत राष्ट्रीय विमर्श, एक नेशनल डायलॉग को बनाए रखने में मदद करता है। बिल्कुल सही। तो हमने देखा कि भारत का विधि आयोग अपनी सलाहकार भूमिका के बावजूद देश के कानूनी विकास और सुधार के सफर में एक बेहद महत्वपूर्ण संस्था रही है। इसकी जड़ें इतिहास में गहरी हैं और वर्तमान में भी ये प्रासंगिक बनी हुई है। इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हमने आयोग के इतिहास को समझा, उसकी बनावट, उसके कामकाज, उसकी सीमाओं को भी समझा। हाँ, सब कुछ कवर किया। अब यहाँ एक विचारणीय प्रश्न उठता है, जो शायद भविष्य में विधि आयोग के स्वरूप को लेकर बहस का केंद्र बने। क्या प्रश्न? कि क्या विधि आयोग की सिफारिशों को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए उन्हें कुछ हद तक बाध्यकारी, बाइंडिंग बनाने की जरूरत है, शायद कुछ विशेष मामलों में? या फिर क्या इसकी वर्तमान सलाहकार प्रकृति ही इसकी स्वतंत्रता, निष्पक्षता और व्यापक सोच को बनाए रखने के लिए बेहतर है, ताकि ये बिना किसी दबाव के काम कर सके? हाँ, ये एक दुविधा है, प्रभाविता बनाम स्वतंत्रता। बिल्कुल। इस सवाल का जवाब खोजना भारतीय कानूनी सुधारों की भविष्य की दिशा तय करने में अहम साबित होगा। इस पर सोचना होगा। हाँ, इसी विचार के साथ अगली चर्चा तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.